हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का अपना पोस्ट प्रेजेंट्स मन से बात में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम आम लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस को बैठ के साझा करते हैं और जानते हैं कैसे वो इस पूरे सोसाइटी में अलग अलग तरीके से बदलाव ला रहे हैं। तो आइए आज के स्पेशल गेस्ट से मिलते हैं मिस्टर अनूप शुक्ला जी से, जो कि एक वेडिंग प्लानर हैं और एक रेस्टोरेंटोर हैं। अब ये रेस्टोरेंटोर हम अनूप जी से जानना चाहेंगे एग्जैक्टली क्या। रेस्टोरेंटोर एक बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है। जैसे हम एंट्रोप्रेन्योर बोलते हैं किसी इंसान को, वैसे एक रेस्टोरेंटोर होता है जिसके रेस्टोरेंट होते हैं। तो उसका एक अगर हम एक डेफिनेटेड टर्म बोला है तो वो हम उसको रेस्टोरेंटोर बोल सकते हैं। ओके। क्या डिफरेंस रहता है इवेंट प्लानिंग में और वेडिंग प्लानिंग में? देखिए, इवेंट प्लानिंग जो है वो एक सिंगल डे एक सिंगल फंक्शन आउटलुक होता है। वेडिंग प्लानर बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है, एक आइडेंटिटी है जो किसी एक फैमिली को एड्रेस करती है उनकी शादी के दौरान। अब वो प्लानिंग 3 महीने पुरानी हो, 6 महीने पुरानी हो, और कई कई लोग ऐसे भी होते हैं जो साल भर से इस प्लानिंग को डिस्कस करते हैं। तो वो वेडिंग प्लानिंग का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। इवेंट प्लानिंग वो एक दिन में कंप्लीट हो सकती है, पर वेडिंग प्लानिंग एक प्रोसेस है जो जब चालू हो गया तो वो शादी के बाद भी, कहते हैं ना, रिश्ते होते हैं कई सालों तक निपटे जाते हैं, वैसे वेडिंग प्लानिंग होती है। स्पेशल, एकदम स्पेशल। तो वेडिंग प्लानिंग का स्टार्टिंग एकदम बिगिनिंग कहाँ से होता है कि यहाँ से मुझे वेडिंग प्लानिंग स्टार्ट करनी है? देखिए, बहुत सिंपल सा ऐसा एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो जब रिश्ता होता है ना, तो सबसे पहले घर वाले इस तलाश में जुट जाते हैं कि यार शादी करनी कहाँ से। क्या उन्हें गार्डन चाहिए, क्या उन्हें एक होटल चाहिए, क्या उन्हें डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए कहीं बाहर जाना है, या फिर हो सकता है कि खुद के घर के प्रेमाइसेस के आसपास इतनी सारी अवेलेबिलिटी हो कि वो वहीं वो अरेंजमेंट्स कर सकें। तो सबसे पहला आउटलुक वो होता है कि हमें करीबन शादी के 6 महीने साल भर पहले तक लोग उन वेन्यूज़ को, उन होटल्स को, उन प्रॉपर्टीज़ को बुक कर लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में प्रॉपर्टीज़ उतनी आसानी से मिलती नहीं है। और शादियों का जो क्रेज़ है, जो पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से बढ़ा है, वो लोगों को एडवाइस भी ये करता है कि यार मुझे भी शादी ऐसी ढंग से करनी है कि 4 लोग नहीं, शहर भर देखे उस चीज़ को। तो कई बार होता है कि प्रॉपर्टीज़ आज हमें साल भर पहले तक एटलीस्ट बुक कर लेनी पड़ती है। तो मतलब एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हैं लोग एक आज एक वो टर्मिनोलॉजी बन चुकी, क्योंकि पहले उतना क्रेज नहीं था। अब शादियों में ज़्यादा शोर शराबा होने लगा है, चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, डेकोर इतने बड़े बड़े होने लगे हैं, आर्टिस्ट और एंटरटेनमेंट इस लेवल का होने लगा है कि बॉलीवुड एक्टर्स परफॉर्म करने लगे हैं शादियों में। तो इसलिए वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और लोग चाहते भी कि उनकी शादी मेमोरेबल रहे, उनके लिए यादगार बने। आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार जब उन शादियों को देखते हैं और कई सालों तक देख के याद करते हैं, तो उनको भी उस खुशी का एहसास होता है। इसलिए वो कई बार चाहते हैं कि वो शादियाँ हो इस लेवल पे, इतनी बड़ी हों, इतनी धमाकेदार हों। तो आप बजटिंग कैसे मैनेज करते हैं या बजटिंग कैसे करते हैं? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, वेडिंग प्लानर का काम ही होता है कि एक लिमिटेड बजट में आप उनको क्या बेहतरीन दे सकते हो, कितना बेहतरीन दे सकते हो, कितने बेहतरीन उनकी शादी आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। क्योंकि शहर में वेंडर्स और काम करने वाले जो होते हैं वो तमाम होते हैं। हमें चुनना होता है कि जो सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छा काम करने वाले को और अच्छी प्राइस पे आपको मिल जाए, तब उनका बजट उस हिसाब से इंक्लाइन किया जा सकता है। हाउ डू यू अपडेट? बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे किसी ने कुछ चेंज करने को बोल दिया, शादी प्रीपोन हो गई या पोस्टपोन हो गई या बिल्कुल कैंसिल उस पर आ गई कि नहीं। कभी कभी होता है ना लोगों का आखिरी मोमेंट तक, बहुत कम बट रेयरली, कि रिश्ता टूट गया। तो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि बजट इतना लग गया है, लोगों को कैसे मनाते हैं फिर? देखिए, क्या है, यूजुअली तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, किसी के साथ भी ना हो। बट जहाँ ऐसी कंडीशंस आती है, वहाँ फिर चूंकि वेंडर्स और जो भी एसोसिएटेड लोग होते हैं जो साथ में काम करते हैं, वो भी पहली या दूसरी शादी तो हमारे साथ कर नहीं रहते हैं। उन्होंने भी हमारे साथ कई 100 शादियाँ की हुई होती हैं। तो कई बार उन चीज़ों की समझदारी भी बहुत डिपेंड करती है। दूसरा, जो बजट इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्लाइंट से हमें मिलता है या उन फैमिली से हमें मिलता है, उसको किस तरह से खर्च करना, ये हमारे ऊपर बहुत निर्भर करता है। अगर हमें किसी को एडवांस के तौर पे हमने 50-70% पैसा दे रखा है, तो आप ये मान के लिए उसके अंदर हमारी बचत ही होनी है। लेकिन अगर हमने उससे ज़्यादा पैसा दे रखा है, तो शायद वो पैसा हमारे पास वापस भी नहीं आएगा किसी भी और कंडीशन की वजह से। तो कई बार ये होता है कि जब हम एक्सपेंडिचर करने जाते हैं, तो हमें उस बजट को इतना संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अपने घर की शादी होती है, एक वेडिंग प्लानर का अर्थ यही होता है कि हमें ये मानना पड़ेगा ये हमारे घर की शादी है। और अगर आप उस ढंग से वो पैसे को यूटिलाइज करोगे, तो शायद आप उससे ज़्यादा पैसा बचा ले जाओगे जो शायद उस परिवार ने आपसे उम्मीद की होगी। क्या रोल रहता है या क्या एस्पेक्ट रहता है वेडिंग प्लानिंग में और वेडिंग प्लानर का? देखिए, वेडिंग प्लानर एक आइडेंटिटी है। वेडिंग प्लानिंग एक बेसिकली एक यूनिट है, एक कंपनी की तरह काम करती है, जिसमें अलग एक अलग अलग एस्पेक्ट के लोग हैं, अलग अलग समझदारी के लोग हैं। वेडिंग प्लानर का मेरा मानना यह है कि एक इंसान जो पूरी शादी के दौरान आपको हर चीज पे असिस्ट करे,
कि आपको तैयार कैसे होना है, आपको खाना क्या है, आपको कैसे रहना है, आपको हेयर कट कैसे लेना है, या आपको लोगों से कैसे ड्रेस करना है, आपको अपने आप को, या आपको चलना कैसे है। ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ एक वेडिंग प्लानर की एबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। क्योंकि अगर आप एक शादी के प्लानर हो तो आपने शायद उससे पहले 100-200 शादियां आपने करी होंगी, देखी होंगी। वो शादियों का एक्सपीरियंस ही आपको प्लानर बनाता है। तो जब आपके अंदर वो एक्सपीरियंसेस हैं तभी तो आप किसी नए इंसान को शादी के बारे में एक्सपीरियंस दे सकते हो। कि कई बार एडवाइस करते हैं इन सब चीज़ों में, हमारे काम में आता है कि हम दुल्हन को एडवाइस करते हैं कि जब उसे मंडप की तरफ चल के जाना है तो कैसे जा सकती है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है। कई बार लहंगा इतना भारी है, नर्वसमेंट है, मेकअप है, अच्छा हुआ नहीं अच्छा हुआ, कई हजारों लोग देख रहे हैं, कई बार वो बहुत कॉमन सा नेचर है कि लोग घबरा जाते हैं, नर्वसनेस। तो आपको उसको वही वो कंसोल करना है कि आपको उसको वो घबराने नहीं देना है, आपको उसको उतने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में उसको लेके जाना है, या आपको उसको बताना है कि आप वो अपनी चुन्नी कैसे पकड़े, या वो अपने हाथों को कैसे फोल्ड करे, उसको जयमाला कैसे पहनानी है, उसे जयमाला कब पहनानी है। ये सब भी एक वेडिंग प्लान का एस्पेक्ट होता है। वाओ, ये हमें लगता था कि नहीं सिर्फ टेंट लगा देना, केटरिंग करना, डीजे, बारात, हमें लगता था कि यही चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं? देखिए आइडियली मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंक्लूड नहीं होता। क्योंकि ये वेडिंग प्लानिंग एक बेसिकली एक पूरी लाइफ की तरह, एक सर्कल ऑफ लाइफ जिसको हम कहते हैं, उस तरह से होता है। इसमें हर एस्पेक्ट है, आपका रोना भी, आपका हंसना भी, आपका खेलना भी, आपका तैयार भी होना, आपके दोस्त भी, आपकी फैमिलीज भी, इसमें सब कुछ आता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको कितने अच्छे से महसूस कर पा रहे हो। अगर आप उस ढंग से महसूस कर पा रहे हो तो आप सामने वाले के लिए वो फील अपने आप बना लोगे। और अगर आपको उसके प्रति उतनी जिम्मेदारी जितनी आपको अपने प्रति अपनी बहन की शादी के लिए होगी या अपनी खुद की शादी के लिए होगी, तभी आप उस नेचर को जस्टिफाई कर सकते हो। हाँ, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक वेडिंग प्लानर में? मैं मानता हूँ कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा, लोगों के इमोशंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ। उनकी सोच को, उनके विचारों को, या वो शादी को लेके जो उनकी माइंडसेट या जो उनकी आइडियोलॉजी है, अगर आप वो समझ पाए तो मैं मानता हूँ कि फिर आइडियाज़ निकालना तो बहुत आसान होता है। कहते हैं ना, आइडियाज़ लोगों के अंदर ही होते हैं, आप उनसे बात करिए, अपने आप आइडियाज़ बाहर आने लगे। हाँ, हाँ। तो मैं मानता हूँ इस क्वालिटी के अंदर कि अगर आप इमोशनफुल हैं, अगर आप लोगों को रीड करना जानते हैं और आप लोगों के लिए अच्छा फील करते हैं, ऑटोमेटिकली आप एक वेडिंग प्लानर बन सकते हैं। बाकी चीज़ें तो रिसोर्स है, मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। आप लोगों को पढ़िए, लोगों को देखिए, आप समझिए उनको कि उनकी ज़रूरत क्या है, आप उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको हेल्प करिए। आपको ऑटोमेटिकली आप अपने आप को डिग्निफाई कर सकते हैं कि आप एक वेडिंग प्लानर हैं। ओके, जैसे हम मूवीज़ के सेट देखते हैं शादी वगैरह के, तो वो कितने दिन में, मतलब वो लोग बहुत माइन्यूट कुछ दिनों में ही क्रिएट कर देते हैं, ये इसका सेटअप कितने दिन में होता है? देखिए यूजुअली क्या होता है, मूवीज में जो भी हम फ्रेमवर्क देखते हैं वो कई बार हमारे लिए नया ही होता है। हाँ। क्योंकि वो लगा लगाया सेट नहीं होता, वो नया ही फ्रेम बनता है। बट जो वेडिंग में होता है ये एक सेट डिजाइन ऑफ डेकोर है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें हम ये मान के चलते हैं कि प्री प्लान्ड होती हैं, बनी बनाई होती हैं, उन्हें बस एक पर्टिकुलर जगह पे लाके असेंबल करना होता है। उसके ऊपर उनका जो भी एडिशनल फ्लावर वर्क है या जो भी एलिमेंट वर्क हमें उसके ऊपर करना है, या फिर लाइटिंग वर्क हमें देना है उसके एनहांसमेंट के लिए, केवल यही चीज़ें होती हैं जो विद इन द डे होती हैं। यूजुअली ये सब काम 1 से 1.5 दिन में, 2 दिन में हो जाते हैं। डिपेंड करता है, अगर बहुत बड़ा सेटअप है तो कई बार वो उसका प्रोडक्शन कुछ हफ्ते पहले या महीने भर पहले से भी चालू हो जाता है। ओके ओके, आप एक दिन में कितने लोगों को डील करते हैं, कस्टमर्स को? देखिए यूजुअली तो हाँ, अगर हम बात करें कि हम जब शादी कर रहे होते हैं, हाँ, तो हम सिर्फ एक ही शादी कर रहे होते हैं एक टाइम में। हम उसके अलावा दूसरी नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। हाँ। और अगर आप एक शादी कर रहे हो तो आपको वहाँ अवेलेबल होना पड़ेगा। जो नॉलेज आपके पास है या जो भी आपने कम्युनिकेशन लोगों से करी है, अनटिल अनलेस आप उस जगह पर और उनके साथ नहीं हो, आप उन्हें वो एडवाइस नहीं कर सकते। हाँ। तो जब हम किसी से कम्युनिकेट करने में आते हैं तो वेंडर्स के तौर पे कम से कम 10 से 12 लोग ऐसे होते हैं मिनिमम, जिनसे आपको हर घंटे में कम से कम 10 बार बात करनी पड़ती है। उसी के साथ साथ जो परिवार है जिनकी हम वो शादी करने जा रहे हैं, जो फैमिलीज हैं, उसमें कई बार आपका इन्वॉल्वमेंट इस लेवल पे होता है कि उस फैमिली का कोई भी व्यक्ति आके आपसे किसी भी तरह की डिमांड कर सकता है, किसी भी तरह की चीज़ें मांग सकता है। और अगर आप अपने आप को उस ढंग से उन लोगों के बीच में रखते हो, अपने आप को उस ढंग से उन लोगों के बीच में आपने इन्वॉल्व करा है, तो आपको उनकी वो हेल्प करनी ही पड़ती है एनीवे। करेक्ट। तो इसलिए कई सारे होते हैं, जैसे हमें उन लोगों का उनकी तरफ इन्वॉल्व होना पड़ता है या उन्हें एडवाइस करना पड़ता है। हाँ। तो कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन भर में कम्युनिकेशन हमारी होती है। मतलब शादी के सीजन में कितने शादी आप करवाते हो? तो एक यूजुअली तो देखिए क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड अगर हम
इंडियन वेडिंग कम्युनिटी को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 40 से लेके 60 तक मुहूर्त एक साल में होते हैं, जिसमें दोनों तरह के सीजन आते हैं, एक विंटर्स और एक समर का सीजन। कुछ महीने होते हैं बीच में साल के जिसमें शादियां नहीं होती हैं, बट उसके अलावा अगर हम देखें तो अराउंड 40 to 60 मुहूर्त हमारे साल भर में होते हैं। बट चूंकि जिस स्केल की वेडिंग्स हम करते हैं या जिन स्केल का हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो यूजुअली हम 15 से 20 वेडिंग्स के आसपास ही कर पाते हैं इस साल में, क्योंकि वो सब वेडिंग्स उतना समय लेती हैं, उतना इन्वॉल्वमेंट लेती हैं, और आप उतना ही टाइमलाइन आपके पास बचता है कि आप दूसरी फैमिली को कंसल्ट कर पाओ। हाँ, सबको समझना, सबको समझना, एग्जैक्टली, क्योंकि वो एक परिवार वाली बात है। कई जगह जॉइंट फैमिलीज हैं, कई जगह न्यूक्लियर फैमिलीज, बट शादियों में क्या होता है कि होता यही कि कई सालों से जो रिश्तेदार नहीं मिले वो भी शादियों में ही मिलते हैं। हाँ। तो जब वो लोग आ रहे होते हैं तो उनकी तैयारी शायद हमें, कहते हैं ना, हम उनके आने के लिए होटल पहले बुक कर देते हैं, बाकी सब चीजें हम भले ही छोड़ देते हैं। हाँ। तो कई बार वो चीजें समय ले जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर होना चाहिए और क्या फ्यूचर रहेगा वेडिंग प्लानिंग के इंडस्ट्री में? देखिए, मैं मानता हूँ ये सिर्फ एक पर्सनल प्रिविलेज्ड और पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट की तरह से है। अगर हम एक वेडिंग प्लानर को देखें तो ये एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, अगर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है, अगर आप लोगों को उनके वार्डरोब को लेके, उनके मेकअप को लेके, उनकी स्टाइलिंग को लेके, उनके फूड को लेके, उनकी वेडिंग को लेके, उनके एंटरटेनमेंट को लेके अगर आप उन्हें एडवाइस कर सकते हो तो स्कोप ये शायद ही कभी ख़त्म होने वाला है मेरे हिसाब से। और इन्वॉल्वमेंट के तौर पे अगर हम देखें तो आने वाले समय में लोग इतने वैल्यू एडिशन को मद्देनज़र रखते हैं, आज के समय में भी होता है कि उनके पास समय इतना नहीं बचा है कि वो अपने लिए खुद वो चीज़ें प्रिपेयर कर पाएँ। हाँ। तो उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो उनको उस वक्त उन चीज़ों के लिए एडवाइस कर सके कि उनके ऊपर क्या बेहतर सूट करेगा, या उस दिन वो इन चीज़ों को लेके कितने कंफर्टेबल हैं, या अपने आप को उतना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ उसका स्कोप तो एनीवे बहुत अच्छा है और बहुत आगे, बहुत बड़े स्केल पे बढ़ेगा भी, इनोवेट होता रहेगा, वो इनोवेट होता रहेगा, बाय टाइम वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। कुछ फनी रिक्वेस्ट कभी किसी ने की हो वेडिंग प्लानिंग के दौरान कि नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार दोस्तों के मतलब जो दूल्हे के दोस्त होते हैं उनकी कई सारी डिमांड्स होती हैं कि यार हमें बारात में दूल्हे के नाम के और दूल्हे की शक्ल की छपी हुई करेंसी चाहिए उड़ाने के लिए, या फिर वो कई बार ये डिमांड करते हैं कि हमें बारात हाथी के ऊपर लेके जानी है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है, कई सारी परमिशंस लगती हैं चीज़ों को लेके, और हालांकि अरेंजमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये होता है कि प्रिंसिपली हमारा ये मानना है कि जो नेसेसिटी है फैमिलीज़ की, जो उस फैमिलीज़ में जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो उनके जो इमीडिएट फैमिली है, जो उनके इमीडिएट रिलेटिव है, उनकी जो क्वेरीज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो कई दूर से आए हुए मेहमान होते हैं। कई बार बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम शादी में भूल जाते हैं, तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम उन सब चीज़ों का बैकअप लेके चलें। हाँ। और हम उन चीज़ों को वहीं उन्हें प्रोक्योर करके दें। वो एक अच्छे प्लानर की एक समझ भी, अगर आप सब चीज़ों को पहले से ही पढ़ सकते हो, आपको सब चीज़ों की जानकारी पहले से, तो आप ज़्यादा बेटरली उनको अवेलेबल करा सकते हो, ना कि आप उस वक्त 11th आवर पे भाग रहे हो कि आपको ये लेने जाना है, आपको वो लेने जाना है। हाँ। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप पहले से प्रिपेयर करके चलोगे। 99% जहाँ तक आज तक मैंने देखा है, तकरीबन 2014 से अभी तक 200 से ऊपर ज़्यादा शादियाँ की हैं मैंने, और मैं मानता हूँ कि आपकी अच्छी प्लानिंग आपका काम पूरा कर देती है। मैं 99% नहीं, मैं बोलूँगा 100% कर देती है अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, अगर आपके बैकअप्स अच्छे हैं। कई बार बहुत सिली बैकअप्स रखने पड़ते हैं। एक किस्से के तौर पे बताता हूँ कि हम एक वेन्यू पे वेडिंग कर रहे थे, वहाँ केक कटिंग होनी थी संगीत में, और जबकि हमें ये अंदाजा था कि केक कटिंग में केक को 2 से 3 स्टेयर्स के बाद ऊपर लेके जाना है। हाँ। और केक वो ट्रॉली वाला केक नहीं था, वो हैंगिंग वाला केक था, तो हमें एक बैकअप के लिए केक रखना पड़ा। हाँ। हालांकि किस्मत अच्छी थी, वो केक नहीं गिरा, हालांकि वो केक बाद में फिर स्टाफ नहीं खाया, बट इस तरह के बैकअप कई बार, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, पर ऐसे बहुत सारे बैकअप होते हैं जो हमें रख के चलने पड़ते हैं। करेक्ट। कोई वेडिंग क्रैशर कभी आपको मिला हो? यूजली तो नहीं, बट ये होता है कि कई बार, चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि शादी एक कहते हैं ना, एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है जिसमें आपके आस पड़ोस के, आपके घर के आसपास के लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। वैसे ही शादी में क्या होता है कि कई बार कई सालों से दूर दूर रहे हुए रिश्तेदार भी उस शादी में पास में आते हैं। लेकिन अगर कहते हैं ना, किसी के अंदर थोड़ा सा भी किसी को लेके कुछ ग्रज हुआ या कहीं थोड़ी बहुत भी चुभन है, तो वो हो सकता है उस मौके पे नहीं, उसके आसपास कहीं टकरा जाए। तो कई बार होता है ऐसा है कि लोग लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, बट ये होता है कि हमें कई बार वो फैमिली ऑफ पार्ट हम हैं ही, इसलिए उनके घर का हिस्सा है कि हम उन चीज़ों को संभाल पाए,
अगर हमने उनसे वो रिलेशन बिल्टअप करे, अगर हम उनसे वो सर मैम करके वो रिलेशन बिल्टअप करते तो शायद वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। हमने रिलेशन वैसे बनाए कि हमने उन्हें खुद अपने चाचा की तरह, मामा की तरह प्रिटेंड किया और उनको उसी तरह से उनको एड्रेस किया, तो वो उस चीज़ को समझ पाए। कई बार वो चीज़ें ऐसे बैलेंस भी हो जाती हैं। ऐसा ह्यूज कोई वेडिंग क्रशर तो कभी नहीं देखा और भगवान ना करे कभी देखना भी पड़े। अच्छा है, अच्छा अच्छा। क्या होता है, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे आजकल लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उनको लगता है कि मैं कल बस वीडियो डाल दूँ और मैं फ़ोटोज़ अपनी इंस्टाग्राम पे या कोई भी दूसरे नेटवर्किंग वेबसाइट पे हम उसको पोस्ट कर दें। तो क्या एग्जैक्टली आपके पास ऐसा कुछ रिक्वेस्ट आया या आप दे पाते हैं? यूजली तो क्या होता है कि अब चूंकि इतनी एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की कि इमीडिएट फोटोज तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक बहुत अच्छा डेटा विद इन 2 days ऑफ वेडिंग मिल जाता है। कुछ छोटे मोटे सिनेमैटिक टीजर्स भी मिल जाते हैं, कुछ रॉ फिल्म्स भी मिल जाते हैं, कुछ रील्स भी मिल जाते हैं। अब चूंकि आज ज़माना रील्स का है तो रील्स ऐसी हैं कि जो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी एडिट हो जाती हैं, तो वो वाला डेटा मिल जाता है। लेकिन जो बड़े वेडिंग के टीजर्स हैं या बड़े सिनेमैटिक वीडियोस हैं जो 8-10 मिनट के हैं, जो पूरी वेडिंग की हाईलाइट दिखाते हैं, उनमें हालांकि अभी भी वही 15 से 20 दिन एक अच्छी एडिटिंग के साथ लगता है। बट यूजली काफ़ी सारा डेटा अब चूंकि फोटोज़ का कुछ डेटा रॉ में भी लोग चाहते हैं कि यार उनका वेडिंग का डेकोर, उनका एरिया इतना अच्छा था कि उनको डेटा को एडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है वो रॉ डेटा उनके इतना अच्छे काम का हो कि वो 1-2 दिन में उनके काम में आ जाता है और उन्हें वो मिल भी जाता है। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऑडियंस को आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कैसा एक्सपीरियंस देंगे लोगों को कि लोगों को आपके पास आना चाहिए? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन जो हम लोगों से करते हैं, जो डिटेल हम डिस्कस करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगा। अगर आप किसी से डिस्कशन ही नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ उनके चार्जेस को सुन के या उनकी प्रोफाइल को विजिट करके उनसे डिस्कशन करेंगे तो शायद आपको वो रिजल्ट ना मिल पाए। जैसे कई बार अभी हम हालांकि जो चीज़ को देख रहे हैं कि वो क्या होता है कि चूंकि रील्स का ज़माना है, लोग एक रील पोस्ट करते हैं कि 5 लाख में वेडिंग। रियलिटी में वो पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ अपने रील्स के फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए या अपने लाइक्स को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर हम रियलिटी में किसी से वेडिंग डिस्कस करना चाहें तो हमें उससे समझना चाहिए कि उसका पोर्टफोलियो कैसा है, उसने कितनी शादियां की हैं, उसने कहाँ कहाँ काम किया है, वो किन किन लोगों के लिए काम कर चुका है। क्योंकि बहुत सोशल वर्ल्ड है। अगर आप एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं तो आप आस पड़ोस में इतनी जानकारी ले सकते हैं कि वो सामने वाले का फीडबैक क्या है। दूसरा, उसकी काम को लेके समझ क्या कहती है, वो मनी माइंडेड ज़्यादा है या वो मटेरियलिस्टिक बातें ज़्यादा करता है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप सामने वाले को इस तरह से एड्रेस करते हैं, आप समझ पाएँ, आपकी मीटिंग उनसे इस तरह से होती है, तो आपको एक अच्छा वेडिंग प्लानर चुनने में तकलीफ नहीं आएगी। आखिरी सेशन की तरफ, हम आखिरी फेज की तरफ चलेंगे, दैट इज रैपिड फायर राउंड। तो आप 1 लाइनर बोल सकते हो या आप उसमें से चूज कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। पहला क्वेश्चन है, आउटडोर वेडिंग या इंडोर वेडिंग? आई बिलीव आउटडोर वेडिंग। ओके। कौन से सेलिब्रिटी की आप वेडिंग प्लानिंग करना चाहते हैं या चाहते थे? मेरे लिए ऐसा कोई नहीं है। मेरे लिए हर वो वेडिंग जो मैंने करी वो मेरे लिए खुद ना खुद वो लोग मेरे लिए सेलिब्रिटीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वो स्पेशल फील कराया, मैंने उनके लिए वो कंफर्ट देखा है, तो मेरे लिए वो सब स्पेशल है। मेरे लिए सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। एनीवे, अगर किसी सेलिब्रिटी की वेडिंग आएगी तो मैं बिलीव करता हूँ उनके लिए भी मेरा वही अटेंशन रहेगा जो बाकी किसी ब्राइडल रूम के लिए या उन फैमिलीज के लिए रहता है जो मैं लोकली जिनको जानता हूँ या मैं आस पड़ोस में मेरे पहचान में या मेरे किसी रिलेशन में आते हैं। ओके। नॉर्मल या डेस्टिनेशन वेडिंग? आई बिलीव ये बहुत हाइपोथेटिकल हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये सिंपल सा एक बजट को लेके डिपेंड करता है। लोग कई बार कहते हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग सस्ती पड़ती है, इस भ्रम में ना चलें, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी है कि आप लोकली जिन रिसोर्सेज को अवेलेबल कर पाएंगे आसानी से बेटर कॉस्ट के अंदर, वो डेस्टिनेशन में अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि हर जगह वो चीज़ वैसी अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं होता। प्लस ट्रांसपोर्टेशन और जो वर्किंग डेज एक्सपीरियंस होते हैं किसी भी डेस्टिनेशन वेडिंग में, वो कंपेरेटिवली लोकल वेडिंग से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोकल वेडिंग में आपको हर आदमी को रुकने के लिए जैसे घर नहीं देना पड़ता या होटल नहीं करानी पड़ती ना, डेस्टिनेशन में आपको आप ही समझ लीजिए फोटोग्राफर से लेकर लेबर कॉन्ट्रैक्टर तक के लिए आपको होटल करानी पड़ेगी। तो वो एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग को कैसे देखते हैं और लोकल वेडिंग्स को कैसे देखते हैं। व्हाट डू यू एंजॉय, डेस्टिनेशन या नॉर्मल? मैं मानता हूँ दोनों वेडिंग्स का अपना अलग मज़ा है। ओके। अपना अलग मज़ा है। एक कहीं किसी वेदर में किसी अलग डेस्टिनेशन में जाके वेडिंग को करना, लिमिटेड लोगों के साथ करना, उसका एक अलग मज़ा है। और
आपकी लोकल वेडिंग्स में जहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, उसका एक अपना अलग मज़ा है। कई बार वो ग्रैंडनेस में वो मज़ा होता है जो डेस्टिनेशन वेडिंग में नहीं होता। लाइव बैंड या डीजे? मैं मानता हूँ दोनों ही चीज़ें। मैं इसलिए दो चीज़ें कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा ना, शादी एक कॉम्पोजिशन है, उसमें आप ये समझिए उसमें सारी तरह की धुनें हैं। हाँ। आप सिर्फ सा रे पा मा को लेकर ही पूरी धुन नहीं बना सकते, आपको गामा पे भी आना पड़ेगा। वैसे ही लाइव बैंड और डीजे, कहीं डीजे बहुत ज़्यादा काम करता है और कहीं लाइव बैंड काम करता है। अगर आपको सुबह में 11 बजे डीजे सुनाओ तो शायद आपको वो मज़ा नहीं अच्छा आए जो रात में 11 बजे आपको मज़ा आएगा। बाराती डांस या सोफिस्टिकेटेड संगीत डांस? मैं मानता हूँ जो मज़ा बाराती डांस में है वो शायद सोफिस्टिकेटेड संगीत डांस में है नहीं। क्योंकि अब चूंकि संगीत अब इस ढंग के होने लगे हैं, अब बॉलीवुड स्टाइल संगीत होने लगा है, प्रॉपर लाइट्स होती हैं, एक अच्छा स्टेज बैकड्रॉप होता है, अच्छा साउंड सिस्टम होता है, सब चीज़ें होती हैं, एक अच्छा स्पेशल इफेक्ट एरिया होता है उन चीज़ों के लिए। तो लेकिन जो बाराती, जो आप एक फ्री स्टाइल में डांस में मज़ा है वो आज भी आप स्टेज पे एंजॉय नहीं कर सकते। फ्री स्टाइल में उसका फ़न ही अलग है। मैं कहता हूँ ना, अगर आप बारात में सिर्फ ढोल और जेनसेट की आवाज़ पे ही किसी को नाचने के बोले तो लोग वो नाच सकते हैं, जबकि संगीत में आपको प्रॉपर ऑडियो देना ही पड़ेगा। उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिग फैट वेडिंग या ट्रेडिशनल वेडिंग? मैं मानता हूँ हर बिग फैट वेडिंग में भी ट्रेडिशनल एस्पेक्ट होते हैं। रीति रिवाजों के बिना या हमारी संस्कृति के बिना वो शादियाँ पॉसिबल ही नहीं। वो हर जगह होती हैं। हाँ, बस ये कि उनको करने का नज़रिया बदल जाता है। कहीं फेरे में हमारे नॉर्मल शास्त्री जी, पंडित जी होते हैं जो फेरे करा देते हैं, कहीं कोई म्यूजिकल फेरे के लिए कोई बड़े प्रखंड पंडित आते हैं जो म्यूजिकल फेरे करा देते हैं। होते दोनों जगह फेरे ही हैं, बट ये था कि वहाँ पंडित जी की जगह 7-8 लोगों की टीम होती है, यहाँ सिर्फ पंडित जी अकेले होते हैं जिन्हें कई बार लोग माइक भी नहीं दे पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, डिपेंड करता है कि लोग अपनी शादी को देखते किस स्केल पे। हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि वो फैमिली उस शादी को देख किस एस्पेक्ट से रही है, क्या उनके डाउट्स हैं, क्या हम उनको उतना क्लैरिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उनको उतना क्लैरिफाई कर पाए, हम उनको वो डिटेल उस लेवल की दे पाए, तो हम मानते हैं कि हाँ, हमने एक एज अ आइडियल वेडिंग प्लानिंग कंपनी, एज अ आइडियल वेडिंग प्लानर हमने अपने आप को जस्टिफाई किया। ओके, थैंक यू सो मच अनूप भाई यहाँ आने के लिए, और थैंक यू सो मच आप सभी का। और हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वेडिंग प्लानिंग के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है, तो आखिरी में एक चीज़ मैं भैया को गिफ्ट देना चाहूँगी, जिससे हम ग्रीनरी थोड़ी सी प्रमोट कर पाएँ। तो थैंक यू भैया फॉर कमिंग। और वेडिंग प्लानिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी हैं कि आप अपनी वेडिंग को कैसे बॉम्बास्टिक बना सकते हैं। देखते रहिए अपना पोस्ट प्रेजेंस मन से बात। धन्यवाद।